राज्य के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना करिए। याद रखिए कि मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है राज्य। बिना स्टेट के एक ह्यूमन लाइफ सही ट्रैक पे नहीं चल सकती, क्योंकि अगर आपको सिस्टम बनाना है, सुरक्षा प्रदान करनी है, न्याय व्यवस्था रखनी है, इन सब के लिए राज्य की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन राज्य बना कैसे, इसको लेके अलग अलग समाजशास्त्रियों के अलग अलग विचारकों के विचार अलग हैं। तो ऐसे में ही हम लोग समझेंगे कि आखिर राज्य की उत्पत्ति के कितने विचार हैं, चिंतकों ने क्या-क्या यहाँ पर बात कही है, और आधुनिक विचार में आप राज्य किसे कहेंगे, इसको भी अंत में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम राज्य के विषय में देखें तो एक कोई भी मानव जीवन है, बिना राज्य के उसका अस्तित्व नहीं है। राज्य आपको व्यवस्था देता है, सुरक्षा देता है और न्याय प्रदान करता है। तो समाज में जो संगठन बन रहा है, उसके पीछे का जो मुख्य आधार है वह राज्य बन जाता है। तो राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप और उद्देश्य, इसको लेके बहुत सारे चिंतकों ने बहुत से विचार दिए हैं। अलग अलग सिद्धांत हमारे पास हैं, आइए उन सिद्धांतों को देखते हैं। एक सिद्धांत जो मध्य युग का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है वह है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। मतलब राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा से हुई है। ईश्वर ने चाहा तो राज्य बना, और इसलिए जो शासक है, जो राजा है, उसको कहा गया कि यह ईश्वर का प्रतिनिधि है। जैसे अकबर ने जिल्ले इलाही इस वर्ड का यूज किया था, मतलब द शैडो ऑफ गॉड। इसके अलावा जो यूरोप है, वहां पर भी किंग खुद को गॉड के इक्विवेलेंट ही मानता था। इसीलिए आपको याद होगा कि जिस समय जॉन लॉक ने अपनी बात कही थी, जॉन लॉक ने कहा था कि आई रिफ्यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन नेचर ऑफ किंग। राजा के ईश्वर होने का सिद्धांत मैं नहीं मानता। तो इसलिए शासक को इस सिद्धांत में ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि माना गया है, और जो वो कह रहा है वही होगा, उसकी बातों को चुनौती नहीं मिल सकती। इसीलिए इसके लिए एक वर्ड डेस्पोटिक भी यूज हुआ करता था, कि डेस्पोटिक रूल ना। तो मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं लंकेश, जब यह सिद्धांत हो तो उसे कहते हैं डिवाइन नेचर। मेनली मध्य युग में, चाहे आप एशिया की बात करें, चाहे यूरोप की बात करें, वहां पर आपको यही सिद्धांत दिखाई देगा, जहां पर राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो अशोक ने देव नाम प्रिय वर्ड यूज किया था, उसको भी आप जोड़ सकते हैं कि ये अर्ली नेचर है राज्य का, जहां पर किंग को गॉड के बराबर माना जा रहा है, लेकिन वहां पर रिप्रेजेंटेटिव ना मान के गॉड का प्रिय माना गया है, उसका प्यारा माना गया है। लेकिन जिल्ले इलाही का मतलब होता था कि वहां पर द शेडो ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर की छाया। तो सीधे तौर पर यह तर्क और प्रमाण के अभाव में पैदा हुआ है, और यह निरंकुश शासन अर्थात डेस्पोटिक नेचर को प्रमोट करता है। फिर आता है पैट्रियार्की थ्योरी, कि राज्य का उद्भव परिवार से हुआ है। बिल्कुल, इसको आप खारिज नहीं कर सकते हैं कि राज्य का उद्भव परिवार से ही हुआ है। लेकिन परिवारवादी व्यवस्था और जो राज्य का शासक है, यह दो अलग चीजें हैं। नॉर्मली क्या होता था कि परिवार का मुखिया, उसने निर्माण किया, लेकिन आगे चल के उसी परिवार के लोगों ने राज्य को नियंत्रित किया। जब आप इस अवधारणा को देखते हैं तो धीमे धीमे आपको समझ में आता है कि यह व्यक्तिवादी राज्य के सिद्धांत का समर्थन कर रहा है, जहां पर राजा का बेटा राजा बन रहा है। तो बिल्कुल बात सही है कि राज्य की उत्पत्ति परिवार से हुई है, कि जो राज्य का सबसे छोटी इकाई मानेंगे आप, उसको क्या मानेंगे, परिवार ही मानेंगे। अगर हम लोग चलें किस चीज को लेकर, अपने वैदिक एज को लें, तो वैदिक एज में क्या होता था, सबसे नीचे कुल होता था, परिवार होता था, उसके ऊपर विश्व होता था, विश्व के ऊपर जन, जन के ऊपर जनपद, और जनपद के ऊपर महाजनपद। यही तो बना। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई क्या है, वह छोटी इकाई बनती है आपकी परिवार या कुल। प्लेटो और अरस्तु ने भी परिवार को राज्य की इकाई माना है, लेकिन सिर्फ अपने परिवार की वृद्धि, इससे काम नहीं होगा। आपको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सामाजिक इन कारणों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बिना इनको काउंट किए आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ परिवार ही राज्य निर्माण का महत्वपूर्ण कारण है। एक है बल थ्योरी अर्थात फोर्स थ्योरी, जहां पर जो पावरफुल है वो राज्य का निर्माण करेगा। देखिए, बहुत से लोग इस बात को सत्य भी मानते हैं, और बात सही भी है कि कई बार ऐसा हुआ है कि राज्य का निर्माण बलपूर्वक करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वह बलपूर्वक राज्य तभी तक चलेगा जब तक सत्ता पे बैठा व्यक्ति बलशाली है। जिस दिन वो बलशाली नहीं रहेगा, राज्य
टूट जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि शक्तिशाली लोगों ने दुर्बलों पर विजय प्राप्त करी, अपनी सत्ता स्थापित करी और राज्य की रचना करी। नीचे जैसे जर्मन चिंतकों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन यह स्थायी सत्ता नहीं होती। जैसे हिटलर ने अपना एक यूटोपियन वर्ड बनाया था ना, नाजी जर्मनी, क्या वो चला? 7-8 साल में खत्म हो गया। ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जार निकोलस सेकंड रशिया, वह भी खत्म हो गया जिस समय व्लादिमीर लेनिन ने क्रांति करी थी 1917 में। उसके बाद क्या हुआ जार निकोलस का? उसको अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। लुई 16वां, जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद लुई 16वें को राज्य छोड़ना पड़ा, अंत में उसका गिलोटिन हो जाता है, मार दिया जाता है उसको। मतलब जब तक राजा बलशाली है तब तक तो ठीक राज्य चलेगा, लेकिन जैसे राजा कमजोर होगा, राज्य विघटित होगा। मतलब बलपूर्वक बनाया गया राज्य कभी भी आपका स्थायी नहीं रहेगा, वह अस्थायी रहेगा। इसलिए आपको नैतिकता, सहमति और सहयोग, इनकी भी आवश्यकता पड़ती है एक राज्य के निर्माण के लिए। अगर हम बात करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, तो हॉब्स, लॉक, रोशो ने तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम से बुक ही लिखी थी। इन लोगों ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि भाई मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता है, लेकिन उसको लगता है कि अकेले अकेले हम रहेंगे तो जिंदा ही रहेंगे। एक काम करते हैं, संगठन बना लेते हैं, एक संधि कर लेते हैं। तो जब ऐसे ही शांति और सुरक्षा के लिए संधि होती है, तो वहां से राज्य की स्थापना होती है और लोग अपनी स्वतंत्रता जो है एक शासक को सौंप देते हैं, वह शासक उनके बिहाफ में रूल करता है। जबकि जॉन लॉक ने कहा कि जो वहां पे शासक है वह लोगों के लिए काम करना शुरू करता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है। इसीलिए जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा है। वहीं पर रोसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा है कि जो सोवरेंटी है वो पीपल के पास रहेगी, और लोकतंत्र, एक अर्ली लोकतंत्र का आपको आइडिया, क्योंकि इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल की बात भी की गई है कि वह चुनेगा अपने लोगों को। मतलब यहां से आधुनिक लोकतंत्र की नींव पड़ते आपको दिखाई देगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है एवोल्यूशन थ्योरी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि वैदिक एज याद करिए, जहां पर कुल या परिवार होता था, तो कुल या परिवार सबसे छोटी इकाई, इसके ऊपर विश्व होता था, विश्व के ऊपर जन होते थे, जन के ऊपर जनपद होते थे, और जनपद के ऊपर महाजनपद होते थे, और इस तरीके से वहां पर राज्य बने थे। तो यहीं पे यहां कहा गया कि आधुनिक दृष्टिकोण यही मानता है कि एक राज्य में परिवार, फिर कबीला, फिर जनपद, फिर राष्ट्र का निर्माण होता है। इसमें आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, इन सभी कारकों का योगदान होता है, और यह बहुत ही व्यवहारिक है। लेकिन अगर हम लोग आज का सिद्धांत देखें कि आज राज्य किसे कहते हैं, तो राज्य के सिद्धांत में आज 4 प्रमुख बेसिक तत्व हैं। ये 4 बेसिक तत्व क्या हैं? इसमें कहते हैं, पहली बात तो एक जमीन होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए। वहां पर रहने वाले लोग, पीपल होने चाहिए। इन लोगों की चुनी हुई सरकार, ये सरकार कैसी होगी? चुनी हुई होगी, और इस सरकार के पास होगी संप्रभुता। ये 4 चीज अगर है तो वह राज्य के रूप में माना जाएगा। तो समय के साथ हमने देखा कि दैवीय, पितृसत्तात्मक, बलपूर्वक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एवोल्यूशनरी थ्योरी, इन सब के आधार पर राज्य बना। लेकिन आप देखेंगे राज्य के निर्माण में यह 4 प्रमुख चीजें हैं जिनकी वजह से कोई राज्य बनता है।